मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिफ्थ यूनिट, और फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपके जो एक चैप्टर है उसमें आपके रीजनल ज्योग्राफी दे रखी है। रीजनल ज्योग्राफी में आपका एक कश्मीर की घाटी है, कश्मीर वैली, छोटा नागपुर का पठार, ये जो है आपके प्रमुख तौर पर दे रखे हैं। तो इन टॉपिक्स को हम क्लियर करते करते आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम छोटा नागपुर के जो पठार है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर आया हुआ है, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है, उन सभी तथ्यों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। छोटा नागपुर पठार की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पहले से देख लेते हैं। ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंडिया के जो मिनरल्स हैं वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ है वह भारत के इसी भूभाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वह क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्री की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड जो एरिया है वो आपके छोटा नागपुर का पठार है। अब ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी विशेषता क्या है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 करते हुए सब पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है वह दक्षिणी बिहार एवं झारखंड, दो राज्य है, दक्षिणी बिहार एवं झारखंड, तो यहाँ पर ये फैला हुआ है। और इस प्रकार से देखें तो भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका उत्तर पूर्वी भाग है। भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग जो है, जहाँ पर आपके बिहार और झारखंड राज्य है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। बहुत सारे वर्षों पूर्व यानी करोड़ों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी की जो प्रोसेस हुई, यानी वल्केनो इरप्शन की जो प्रोसेस हुई, उसके बाद जो मैग्मा था, उस मैग्मा की जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर मिनरल्स भी हैं और ब्लैक सॉइल भी मिलेगी, और लोहा और कोयला सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उससे ये जो भाग है वो एक पठार के रूप में बन गया। इसको हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कि जब नीचे से फ्लो कर रहा था, मैग्मा पूरी तरफ से कुछ बार आया और कुछ बार नहीं आ पाया, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्लेट्यू क्रिएट हो गया। अब ये कैसे बना है कि नीचे से जो लावा है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था, लेकिन सरफेस से बाहर न निकलकर उन्होंने क्या किया, सरफेस के ऊपर इस प्रकार का एक प्लेट्यू बना दिया। तो एक डॉम शेप प्लेट्यू के रूप में ये देखने को मिलता है। और इसी के ऊपर ये जो डॉम शेप प्लेट्यू है, इसी के ठीक ऊपर आपके एक सिटी यहाँ पर बसी हुई है जिसको हम झारखंड कहते हैं। तो झारखंड जो है इसी प्लेट्यू के ऊपर और इसी डॉम के ऊपर पूरा का पूरा झारखंड बसा हुआ। यही कारण है कि जो झारखंड है उसको हम मिनरल की दृष्टि से काफी स्ट्रॉन्ग या फिर कह सकते हैं कि काफी समृद्ध राज्य के रूप में इसे जानते हैं। भारत का सबसे ज्यादा जो खनिज है, मिनरल्स यहीं पर मिलती है, और भारत के खनिजों का अजायब घर भी कहा सकता है, यानी जू ऑफ द मिनरल्स के नाम से इस रीजन को जाना जाता है। ये मैप है, और इस मैप में हम इसके सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, यानी प्रमुख रूप से देखें तो दक्षिणी बिहार राज्य पर ये विस्तृत है, और पश्चिमी बंगाल का जो पुरुलिया जिला भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। देखिए कि यहाँ पर 19 नंबर पर हमने पुरुलिया लिखा है, तो पुरुलिया जो है वो वेस्ट बंगाल में है 19 नंबर, तो 19 नंबर पर ये है आपका पुरुलिया जो है वो उसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये पूर्वी सिंहभूम जो चित्र है वो सारा का सारा इसके अंदर माना जाता है। इसकी लोकेशन देखें तो इसके उत्तर में गंगा का प्लेट्यू या मिडिल जो गंगा प्लेन है वह, पूर्व में लोअर गंगा प्लेन है, और इस प्रकार से यहाँ पर देख रहा है। यहाँ पर हम देखें कि ये छोटा नागपुर का पठार ये रीजन है। इस रीजन में ये यहाँ पर आपके इस दिशा में बघेलखंड है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा फैला हुआ। तो इस रीजन के अंदर हम इस रीजन में
ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बारे में तो लोकेट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये राजमहल की पहाड़ियाँ है, ठीक है। इसके ऊपर वाले क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गंगा का मैदान है। अब गंगा का मैदान में जो मिडल जो गंगा प्लेन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर लोअर गंगा प्लेन है और ये अपर गंगा का प्लेन है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो इस प्रकार से फैला हुआ है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत हमने इसको लोकेट किया है। इसके अलावा इसकी और कौन कौन सी विशेषता है, तो इसके पश्चिम में वेस्ट में हमने बघेलखंड को देखा। अभी पीछे वाले में देखिएगा, इसके वेस्ट में क्या है, बघेलखंड है। दक्षिण में उड़ीसा की उच्च भूमि, दक्षिण में उड़ीसा की उच्च भूमि। इसका जो साउथ है यहाँ पर ये उड़ीसा का जो हाईलैंड है, यानी काफ़ी अपर जो एरिया है वह मिलता है। इसी प्रकार से इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से है कि 22 डिग्री नॉर्थ से लगाकर 25 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 22 डिग्री ये पूरा का पूरा इंग्लिश में हो गया यहाँ से, तो 22 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री 30 मिनट तक ये नॉर्थ में, तथा 83 डिग्री 47 मिनट से लगाकर 87 डिग्री 50 मिनट जो पूर्वी देशांतर है उनके बीच में ये पूरा पूरा क्षेत्र फैला हुआ। टोटल जो एरिया है वो इस प्रकार से 86,009 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग आपके 2001 के अकॉर्डिंग इसकी जो जनसंख्या है वो इस प्रकार से है। जनसंख्या घनत्व जो है 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत हमने कहा कि इस प्रदेश में संपूर्ण जो पूरा इस नागपुर का जो पठार है इसके अंदर पूरा का पूरा जो झारखंड है वो पूरा पूरा झारखंड तो आता ही है। झारखंड के अलावा झारखंड राज्य में जो है अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि ये गढ़वा है, नाम जो दे रखे हैं वन में है गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, गोड्डा, साहिबगंज, पाकोट, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, लोहारदगा, गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम जिले, ये सारे के सारे जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लेट्यू रीजन है, यानी पर्टिकुलर कोई किसी प्रकार का ये कोई एक स्टेट नहीं है कि जिस स्टेट के अंतर्गत हम केवल और केवल एक ही स्टेट की बात करते हैं। उसमें कई जिले हैं, तो उसमें कुछ वेस्ट बंगाल के भी हैं, कुछ बिहार के भी, झारखंड के भी उसमें शामिल है। तो ये पूरा का पूरा रीजन इस प्रकार से फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी जो धरातल की क्या विशेषता है या किस प्रकार, यानी रिलीफ फीचर्स एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आर्कियन एंड ग्रेनाइट नीस नाम की जो चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट और नीस जो है वो आपके जो इग्निस रॉक के हैं उसमें पाई जाती है। इग्निस रॉक क्यों पाई जाती है तो हम पहले कह चुके हैं, तो इसको वल्केनिक इरप्शन से ही इसका निर्माण हुआ है। इसका जो उत्तरी और दक्षिणी जो सीमावर्ती क्षेत्र है तो वहां कहीं कहीं पर आपको धारवाड़ की चट्टानें भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से काफी भूगर्भ भिन्नताएं यानी जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी ज्यादा आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके अलावा दामोदर घाटी का जो वैली वाला जो हिस्सा है वहां पर गोंडवाने चट्टानें देखने को मिलती है। यहाँ पर सैंड स्टोन भी देखने को मिलता है, तो कहीं पर चीका स्लेट जैसी जो पत्थर है वो भी देखने को मिलते हैं। यानी ज्यादातर जो भाग है वहां पर लावा के जमाव मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जो लावा के जमाव है वो आपको राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें कई पठार है, यानी एक ही पठार ने आकर कई छोटे छोटे पठार है, और सभी पठारों की ऊंचाइयां जो है वो अलग अलग पाई जाती है। पठार की जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो भूमि है यानी हाईलैंड जो पाया जाता है वो मध्य और पश्चिमी भाग के अंतर्गत देखने को मिलता है, और इस भाग को वहां पर पाट भूमि या पाटलैंड के नाम से जाना जाता है। सामान्य ऊंचाई यानी औसत एवरेज जो हाइट है वो 1100 मीटर यानी लगभग 1.1 किलोमीटर तक ऊंची देखने को मिलती है। यहाँ चारों ओर भूमि जो है चारों दिशाओं में धीरे धीरे नीचे होती जाती है। ऊपर का बीच का भाग काफी अप है और नीचे जो कह सकते हैं ढालनुमा क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हजारीबाग पठार व रांची का पठार दोनों प्रमुख है। यहाँ पर दो पठार है, एक तो है रांची का पठार और एक है हजारीबाग। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, इन दोनों के बीच में एक रिवर बहती है जिस रिवर का नाम है दामोदर। दामोदर नदी जो है इन दोनों के बीच में मिलती है और लगभग इसकी ऊंचाई है वो 600 मीटर के आसपास पाई
जाती है। इसी प्रकार से एक नदी और है जो स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा जैसे कि इसको हमने कहा कि रांची है, तो रांची के पठार के ऊपर यहाँ पर एक और पठार है जिसे हम कहते हैं बाघमुंडी, बाघमुंडी हाईलैंड। तो बाघमुंडी जो हाईलैंड है, वहां से इस रांची के पठार को अलग करती है जो नदी है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा। इसी स्वर्ण रेखा के किनारे आपके अ, जो जमशेदपुर है, जिसे टाटानगर कहते हैं, वो स्थित है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो पठार है काफी कटा फटा है और राजमहल की पहाड़ी तक पाया जाता है। सबसे हाईएस्ट जो यहाँ की जो पीक है वो पारसनाथ है, जो 1361 मीटर तक ऊंची मिलती है। फिर यहाँ की रिवर्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा ये रीजनल ज्योग्राफी है। रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत उस पर्टिकुलर रीजन के अंतर्गत जो जो जियोग्राफिकल और कल्चरल जितनी भी जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। यानी काफी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है पर्टिकुलर जिस रीजन के बारे में हमें कहा जाए। तो रिवर्स की बात करें तो इस प्लेट्यू से बहुत सारी नदियां निकलती है जो दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशा, दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशा में बहती है। यहाँ की पूरी नदियों की बात करें तो यहाँ पर नदियां जो है, जैसे कि उत्तरी कोयल है, तो उत्तरी कोयल जो है वो यहाँ से निकलती है और निकलकर आगे जाकर सोन नदी के अंदर मिल जाती है। तो देखिएगा उत्तरी कोयल ये यहाँ पर नदियां दे रखी है और मैप में, जैसे कि ये उत्तरी कोयल है, तो उत्तरी कोयल यहाँ से निकल के वापस कहाँ पर सोन नदी जो है, गंगा की सहायक नदी, उसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से दक्षिणी कोयल, अब दक्षिणी कोयल जो है वो यहीं पर, यानी जो उत्तर की तरफ जाती है वो, यानी नदियां दोनों कोयल के नाम से, लेकिन जो दक्षिण की तरफ जाती है वो दक्षिणी कोयल है। अब ये दक्षिण की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि इसका ढाल जो है वो थोड़ा सा इस तरफ है और दक्षिणी कोयल जो नदी है आगे जाकर किस में मिल जाती है? महानदी के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी है, ये यहाँ पर आप देखेंगे मैप आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है स्वर्ण रेखा। फिर है ये कुमारी और कसाई, इनकी सहायक नदियां हैं। मुख्य नदी के अंतर्गत आपके ये दामोदर नदी है, यहाँ पर आ रही है आपकी बाराकर नदी। और यहाँ पर आपने कल एक प्रोजेक्ट पढ़ा होगा DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो यहाँ पर बना हुआ, जो ये प्रमुख नदियां। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यह ब्राह्मणी नदी है, ये मोर नदी है, ये अजय नदी है, तो काफी सारी नदियां यहाँ पर देखने को मिलती है। अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करें तो अजय है, मोर है, ब्राह्मणी है, गुमानी है, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर एक दूसरे के पैरेलल बहती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है। यानी ये सारी नदी आप देखिएगा पैरेलल है। यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ियां और राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ये बहती है और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपके प्रवेश कर या फिर हुगली नदी के जो है, जो गंगा की सहायक नदी है, वहां पर मिल जाती है। तो ये जो दक्षिणी बिहार जो है गंगा मैदान में चली जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी नदियों की इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इस पठार की जितनी भी जो नदियां हैं, वह नदियां अपना पानी या फिर तो गंगा में डालती हैं या फिर महागंगा या फिर जो हुगली है वहां पर इसका पानी जो ऐड करती है। फिर बात करते हैं कि जितनी भी जो नदियां हैं, नदियों ने की एक विशेषता है, ये काफी मार्ग बदलती है। मार्ग बदलते का अर्थ हो गया कि अपना रास्ता बदल देती है, जिससे यहाँ पर कई बार बाढ़ आने की जो संभावना रहती है और इरोजन जो रहता है वो तो काफी होता है। जो मानसूनी सीजन रहती है तो इसमें लगातार बहती रहती है, लेकिन जो ड्राई रीजन्स होते हैं, ड्राई जो सीजन्स होते हैं, उस समय बिल्कुल सूख भी जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी पूरी जो नदियां यहाँ पर बहती हुई कहीं पर घाटियां बनाती है तो कहीं कहीं यहाँ पर वाटरफॉल को भी क्रिएट करती है। फिर यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं तो मेनली यहाँ की जो जलवायु है वह उष्ण या मानसून की जलवायु है। कर्क रेखा जो है इसके मध्य भाग से गुजरती है। उसके आसपास के जो क्षेत्रों की, यानी उसके आसपास की जो क्षेत्रों की जो जलवायु है यहाँ से थोड़ी सी अलग देखने को मिलती। मई की बात करें तो यहाँ का जो तापमान जो है काफी हाई नहीं मिलता है, जितना आपको गंगा प्लेन्स के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। बारिश ऋतु में मौसम इतना उमसदार यानी मग्गी टाइप हो जाता है कि जितना पड़ोसी क्षेत्रों में आपको नहीं देखने को मिलता है। मानसून की बात करें तो यहाँ पर गर्मी, वर्षा और सर्दी, इन तीनों का ही प्रभाव देखने को पड़ता है। मार्च से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और गर्मियाँ
उस समय मार्च में प्रारंभ हो जाती है। मई में काफी तापमान बढ़ जाता है। एवरेज यहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी की पास होने के कारण और नॉर्वेस्टर यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान चलते हैं वेस्ट बंगाल में, जिसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, तो उससे यहाँ पर अप्रैल माह में काफी बारिश हो जाती है। यहाँ पर लो प्रेशर का जो क्षेत्र होता है जिसे ITCZ कहा जाता है, तो जून माह में यहाँ पर बनता है और इसी कारण जो मानसूनी जो हवाएं होती हैं उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है और वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और ये जो बारिश है वहां पर अक्टूबर तक चलती रहती है। तो इस प्रकार से लगभग 80% जो बारिश है वो यहाँ पर अक्टूबर तक हो जाती है और एनुअल रेनफॉल का जो एवरेज है वो 100 टू 150 सेंटीमीटर के बीच रहता है। पठार के सभी भागों में बारिश काफी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे बारिश की तो बारिश जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बारिश की जो मात्रा है यहाँ पर कम होती जाती है। धरातलीय बनावट की जो वर्षा पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। जो इसका पाट भूमि है, जो पाट हाइलैंड कहलाता है, वहां पर चाईबासा मैदान की अपेक्षा काफी अधिक बारिश। चाईबासा यहाँ का एक प्रमुख मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार के टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। जनवरी माह में यहाँ पर हजारीबाग और रांची का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 16 से लगाकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन सर्दियों में ही अभी यहाँ पर कभी कभी बारिश देखने को मिलती है। नवंबर से फरवरी तक का जो समय रहता है यहाँ पर सर्दियों का रहता है। फिर यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर जो ये क्षेत्र है, जैसे कि देखिएगा ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइज से काफी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हो जाने के कारण यहाँ पर जितने भी जो पेड़ है उन पेड़ों को ज्यादातर यहाँ पर काट दिया गया है, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़े बड़े कुछ महत्वपूर्ण वन पाए जाते हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से काफी महत्व देखा जाता है। अनेक वन क्षेत्र यहाँ के काफी दुर्गम क्षेत्रों में है, यानी जहाँ पर लोग नहीं पहुंच पाए वहां पर आज भी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो वन होते हैं उन वन को या हम 4 भागों में या 2-3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुष्क पतझड़ या फिर ड्राई डेसिडियस वन इसे कहा जा सकता है। तो हजारीबाग का जो पठार है उनमें ये वन देखने को मिलते हैं जहां पर बारिश 125 सेंटीमीटर से कम होती है। वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो गर्मियां आने पर अपने पेड़ की जो पत्तियां हैं गिरा देते हैं। इस पेड़ों के अंतर्गत अमलतास है, सैमल है, खेर है, महुआ है, इसके अलावा बांस और सवाई घास जो है प्रमुख यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है। फिर है शुष्क प्रायद्वीपीय शाल वन, रे पेनिसुल, साल फॉरेस्ट। अब साल फॉरेस्ट के अंतर्गत हजारीबाग का पठार वापिस आ गया। निम्न पलामू, पाट भूमि, सिंह भूमि, रांची का पठार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साल वृक्ष इसके प्रमुख रूप से होता है, इसके अलावा कत्था और बांस के यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं। और तीसरे जो है आर्द्र प्रायद्वीपीय सालवन, तो ये सिंह भूम जो यहाँ का जिला है वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साल वृक्ष जो एक मूल्यवान लकड़ी का वृक्ष है वो मिलता है। इसके अलावा कुसुम, खेर, महुआ, बांस और सवई घास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वनों से जो लाख मिलती है, गोंद काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। देश का लगभग 60% जो लाख है, लाख जानते होंगे आप, चूड़ियां वगैरह जो बनाते हैं, तो भारत में जितना भी जो लाख होता है उसका लगभग 60% जो होता है वो इसी रीजन से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो लकड़ियां हैं उससे फर्नीचर बनाना के काम में लिया जाता है और बांस जो है और घास जो है उसका प्रयोग कागज बनाने में किया जाता है। यहाँ पर तेंदू के पत्ते पाने भी पाए जाते हैं जिसका प्रयोग बीड़ी बनाने के बीड़ी के जो खोल बनते हैं उसमें काम में लिया जाता है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जो चट्टानी जो संरचना है वो काफी अलग अलग पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर मिट्टियां भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। क्योंकि जो बेस रॉक है यानी पैतृक जो चट्टान होगी उसी के बिहार पे तय होगा कि वहां पर जो मिट्टी है वो किस प्रकार की पाई जाएगी। तो यहाँ पर 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सबसे पहली बात है लाल मिट्टी। तो ग्रेनाइट और नीस जो चट्टाने हैं उनका जब अपर्दन पक्ष होता है तो इस प्रकार की मिट्टी बनती है। ये जो मिट्टी होती है कहीं कहीं पर लाल और कहीं पर आपको काली रंग की देखने को मिलती है। इसमें पोटाश और चूना काफी अधिक मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी देखने को मिलती है। तो ये जो चट्टान है, ये आपके जो लाल मिट्टी है वो इस प्रकार से ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई देखने को मिलती है। दूसरी यहाँ की जो प्रमुख मिट्टी है जिसे रेगुर कहा जाता है। अब रेगुर एक्चुअली में क्या है, ये एक प्रकार की ब्लैक सॉइल ही है जो कि आपके राजमहल जो पहाड़ियां हैं वहां पर देखने को मिलती है।
राजमहल और गारो के बीच में गैप है, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर काली मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। इसके अंदर सिलिका, पोटास और केओलिन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। काफी ज्यादा फर्टिलिटी पावर वाली ये सॉइल होती है, जिसमें पानी को सोख कर रखने की काफी अधिक क्षमता पाई जाती है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी पाई जाती है और काफी ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तीसरी जो है वो है आपकी सैंडी सॉइल। तो दामोदर जो नदी की जो घाटी है वहां पर मोटे कणों वाली आपको मिट्टी ये देखने को मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है गोंडवाना काल की जो बलुआ पत्थर की जो चट्टानें हैं उनसे या उनके इरोजन से इसका निर्माण हुआ है। काफी ज्यादा गहराई तक मिलती है और काफी ज्यादा ये वहां पर उपजाऊ भी होती है। यानी रेतीली है इसका मतलब ये नहीं है ये डेजर्ट वाली सॉइल है। यहाँ पर एलोवियल जो सॉइल है उसके भी अंश देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के मिनरल्स। मिनरल्स जो है तो इसे इस रीजन को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। भारत में जितने भी जो खनिज पदार्थ पाए जाता है उसका लगभग 40 से 100% तक का जो भाग है वो यहीं से प्राप्त होता है। जैसे कि कोयला, तांबा, काइनाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, लोहा, ये यहाँ के प्रमुख खनिज हैं और लगभग सभी प्रकार के खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन खनिजों में सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला। तो कोयला जो है दामोदर नदी की जो चट्टानें हैं वहां पर देखने को मिलता है। देखिएगा कोयला, कोयले के लिए ये पूरा पूरा क्षेत्र ये है कोयले का। अब ये जो कोयला है यहाँ पर आपकी दामोदर नदी बहती है और दामोदर नदी की जो घाटी है वहां पर ये कोयला ज्यादा मिलता है। और पूरे पूरे भारत का लगभग 37.5 या 38% जो कोयला है वो यहीं पर देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा जो कोयला जो पाया जाता है वो कहा जाता है जिसको कोक कोयला या कोकिंग कोयला कहा जाता है। उसका 90% जो होता है वो यहीं से प्राप्त किया जाता है। प्रमुख कोयला जो क्षेत्र है वो पूर्व पश्चिम दिशा में, जिस प्रकार से मैंने मैप में इंडिकेट किया है, पूर्व पश्चिम दिशा में एक मेखला में पाया जाता है, लगातार पाया जाता है। तो इसके पश्चिमी सिरे पर तो है हुतार। यहाँ पर पश्चिमी सिरा है, यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है हुतार। हुतार जो यहाँ का कोल रीजन है, हुतार यहाँ पर पाया जाता है। और पूर्वी सिरे पर है यहाँ पर झरिया, यहाँ पर है JH लिख देता हूं मैं, झरिया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जो यहाँ पर पाया। हुतार और झरिया यहाँ का प्रमुख कोल रिजर्व्स के क्षेत्र है। यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का मिलता है जो काफी अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और देश का इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आधे से अधिक कोयला यहीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो कोयला का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन देश के अन्य भागों में उत्पादन बढ़ने से कुल उत्पादन में इस पठार का जो हिस्सा है वो घट रहा है। यानी यहाँ कोयला वगैरह इतना मिलने के बावजूद भी यहाँ पर जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए तो उतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाया। नेक्स्ट है आयरन और कच्चा लोहा या जिसे लोहो अयस्क कहा जाता है। तो ये सिंहभूम जनपद है, उसके कोल्हन क्षेत्र, कोल्हन सिंहभूम जो है वहाँ के कोल्हन। तो कच्चा लोहा जैसे कि यहाँ पर हमने जो ब्लैक ये निशान लगा रखे हैं, ये वाले, ये लोहा वाला क्षेत्र है, ये लोहा वाला क्षेत्र है और ये लोहा वाला क्षेत्र है। तो ये जो लोहा जो क्षेत्र है वो सिंहभूम जो क्षेत्र है उस सिंहभूम के कोल्हन क्षेत्र से देखने को हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो लोहा है वो धारवाड़ की चट्टानों से प्राप्त होता है। और लोहे की जो क्वालिटी है वो हेमेटाइट प्रकार की है, जिसमें शुद्ध जो धातु मिलती है वो लगभग 60% देखने को मिलता है। यहाँ पर घोड़े के पैर नुमा यानी हॉर्स जो शू है उस आकृति की 2 समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। और जहां पर यहाँ पर जितना जो रिजर्व पाया जाता है, कहा जाता है कि भारत का टोटल जो रिजर्व है लो आयरन ओर का उसका लगभग 22% जो है यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर लाइमस्टोन। तो पलामू, हजारीबाग, रांची और सिंहभूमि। चूना पत्थर जहां पर L लिखा हुआ है वो सारे के सारे ये रहा 1 2 3 4। इसके अलावा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है। इसके अलावा भी ये क्षेत्र है जहां पर लाइमस्टोन देखने को मिलता है और इनका जो प्रयोग होता है वह सीमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अभ्रक या मीका।
अब माइका जो है वह कोडरमा का जो पठार है उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कोडरमा एक अभ्रक का काफी बड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है। अभ्रक को लोकेट करते हैं तो अभ्रक ये पूरा का पूरा कोडरमा का पठार है, यहाँ पर मिलता है अभ्रक या माइका। देश का जितना भारत में जितनी भी जो माइका है उसका लगभग 90% आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर माइका के रिजर्व्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। तो यहाँ पर लगभग यानी भारत का जितना भी जो कॉपर है उसका लगभग 40% जो कॉपर है यहीं पर देखने को मिलता है। तो कॉपर के लिए आप देखिएगा कहाँ पर ये चित्र है और ये यहाँ पर कुछ कॉपर पाया जाता है। तो ये जो रीजन है तो वहां पर आपको 40% इंडिया का कॉपर मिलता है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपके द्वारपुरम नाम का एक स्थान है और एक है बहारगोड़ा। यहाँ पर ये तांबा का पेटा या बेल्ट जो है वो देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट के लिए इस प्रकार का मार्क है। तो बॉक्साइट का जो रीजन है वो पूरा पूरा ये वाला रीजन है और ये जो रीजन है वो कहलाता है रांची व डाल्टनगंज जो जिले हैं या जनपद जो है वहां पर बॉक्साइट निकलता है। बॉक्साइट के काफी ज्यादा रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, यानी लगभग 90% रिजर्व यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो अगर देखें तो 90% यहाँ पर आपको रिजर्व्स मिलता है। इंडिया का 90% बॉक्साइट का रिजर्व। इसी प्रकार से जो मीका है उसका लगभग 90% जो रिजर्व है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो कॉपर है उस कॉपर का हमने कहा कि यहाँ पर 40% रिजर्व देखने को मिलता है। आयरन जो ओर है उसका भी काफी ज्यादा लगभग 22% जो है आयरन ओर मिलता है। इसी प्रकार से कोयला का यहाँ पर 90% मिलता है। तो काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर जो मिनरल्स है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर क्रोमाइट है, काइनाइट है, एब्सिस्टस है, यूरेनियम, डोलोमाइट, मैग्नीज, सोना, ये सारे भी यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो मैप पर ही देखते हैं इसको कि मैप जो है वो मैप क्या बताता है। तो लिंगानुपात या सेक्स रेशियो का तो होता है मेल्स पर 1000 फीमेल्स जो है वहां पर उस हिसाब से देखें तो वह रीजन जो है जहां पर आपको 1001 से भी ज्यादा आपको वहां पर लिंगानुपात देखने को मिलता है। तो वहां पर गोल गोल कर रखा है। तो ये वो रीजन है जहां पर आपको अच्छा लिंगानुपात देखने को मिलता है। इसके बाद ज्यादातर जो इलाका है ये वाला, ये पूरा का पूरा रीजन है, वहां पर 951 से लगाकर आपको 1000 महिलाएं देखने को मिलती है। तो जनसंख्या काफी अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ये जनसंख्या के संबंधित जो फैक्टर है उनको हम इन आधार पर देखते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो किस प्रकार से देखते हैं कि जो 10 सालों में जो ग्रोथ हुई यानी 1921 के बाद यहाँ पर देखें तो पॉपुलेशन काफी इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है तो उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर रोजगार मिलता है, चाहे इसमें खदानों में हो, चाहे भी जो यहाँ का इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ज्यादातर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है सभी जगह नहीं मिलती है, लेकिन जहां जहां पर आपके अच्छे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं वहां पर इस प्रकार की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। तो मैप के माध्यम से यहाँ की पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट को देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर बड़ी है। देखिएगा ये जो वो रीजन है जहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा या आपके जो अर्बनाइजेशन है वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ होगा। पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड जो है इलाका वो है आपके, जिस प्रकार से पर पर्सन जो है घनत्व की बात करें तो लगभग 604 से जो अधिक पाया जाता है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी ये हार्टलैंड है जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से ये मेल्स फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन और जो अर्बनाइजेशन है वो यहाँ पर किस प्रकार से पाया जाता है।
ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ के प्रमुख नगरों की बात करें तो नगर जो है वो इस प्रकार से, यहाँ पर डाल्टनगंज, नेत्रहाट, रांची, पुरुलिया, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, जमशेदपुर जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे हैं, चाईबासा, ये प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर सभी का एक अपने आप में अलग एक व्यवस्था पाई जाती है। फिर इसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर माइनिंग के बावजूद यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। टोटल यहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका लगभग 70 से 80% जो है वह एग्रीकल्चर से ही अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ लगभग 40% जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन कृषि करने की जो विधियां हैं वो काफी पुरानी है, इसलिए पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो काफी कम होता है। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो पूरा का पूरा फूड ग्रेन्स की कमी से पीड़ित रहता है। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर है मुख्य रूप से मानसून की वर्षा की दया पर निर्भर है, यानी बारिश होगी तो ही वर्षा होगी, नहीं तो यहाँ पर खेती बाड़ी कम की जाती है। कम की जाती है इसका मतलब है ये नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जाती है। यहाँ की जो आवश्यकता है इन लोगों की वो पूरी पूरी इसी से जुड़ी रहती है, यानी काफी गरीब है और खेती पर या खनन के कार्यों में यहाँ के लोग लगे हुए। तो अगर खाद्यान्न की कमी हो तो उत्तरी बिहार के मैदान है वहां से जो खाद्यान्न है मंगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पर खेती की जाती है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है जो लगभग लगभग सभी जिलों में उगाई जाती है। और जहाँ बारिश बहुत अधिक होती है वहां पर चावल ज्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा सिंहभूम, संथाल, परगना, धनबाद के कुछ क्षेत्रों में चावल काफी महत्वपूर्ण। पूर्व से जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते हैं वहां पर चावल की संस्कृति आपके कम होने लगती है और वहां पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। खरीफ के मौसम में जो लो लैंड है, खरीफ का मौसम यानी बारिश से ठीक पहले का जो सिंचाई का काम चलता है अभी का, तो वहां पर जो लो लैंड यानी जहां पर पानी भर जाता है और जहां की जो मिट्टी है काफी उपजाऊ होती है वहां पर ये मक्का भी उत्पादित करते हैं। इसके अलावा रागी, चना, साग सब्जी वगैरह जो बेसिक आवश्यकता है साग सब्जियों की वो हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ की जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी की बात करें तो ये सभी प्रकार के उद्योग धंधों के लिए काफी अनुकूल परिस्थिति रखता है। अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो औद्योगिक जो कच्चे माल के रूप में यानी रॉ मटेरियल में उसका यूज किया जाता है। तो आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, कॉपर है, सीमेंट, स्टील या तांबा जो उद्योग है वो यहीं पर इसी कारण डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार है, रिजर्व्स काफी अधिक पाए जाते हैं। कोकिंग कोयला जो है एकमात्र यहीं पर मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफी ज्यादा जो पावर है या कोल पावर है मिलता है। इसी प्रकार से सिंदरी में यहाँ पर एक खाद बनाने का कारखाना जो है वो इसी कारण यहाँ पर डेवलप हुआ। यहाँ पर वन भी काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, तो उसमें से बांस है, लाख, गोंद, लकड़ी, तेंदू के पत्ते मिलते हैं जिससे कागज, लाख, फर्नीचर और बीड़ी उद्योग यहाँ पर काफी डेवलप हुआ है। नदियों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो नदियां अधिक होने के कारण यहाँ पर पानी यानी पानी भी है और वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी बढ़ती। इसके अलावा इसके आसपास को जो क्षेत्र है यानी ऊपर की तरफ देखें यानी इस प्लेट्यू के ऊपर वाला जो रीजन है वो पूरा पूरा प्लेन है। तो गंगा का प्लेन होने के कारण यहाँ पर इसको जितना भी जो फूड ग्रेन्स चाहिए, खाद्यान्न चाहिए या फिर कृषि से जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। और आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी काफी अधिक है। तो एक इंडस्ट्री को डेवलप यानी इंडस्ट्राइज के लोकलाइजेशन के लिए जितने भी फैक्टर चाहिए वो सारे यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफी बड़े बड़े रेल मार्ग विकसित हैं जो औद्योगिक केंद्र और देश के बड़े बड़े नगरों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डीवीसी या दामोदर घाटी परियोजना है वो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। बोकारो से यहाँ पर थर्मल जो एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस प्रकार की जो सुविधाएं मिलती है तो वो यहाँ के लिए बेनिफिशियल। यही कारण है कि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग जो जमशेदपुर और बोकारो में स्थापित किया गया है। जमशेदपुर में आपके टाटा का कारखाना है, टाटा आयरन एंड स्टील जिसे इसको कहा जाता है। बोकारो भी इसी प्रकार से स्टील प्लांट है। रांची में भारी मशीनें बनाने का कारखाना है। रांची एक प्रकार का बड़ा एक इंडस्ट्रियलाइज सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिजली का सामान हो चाहे कृषि यंत्र हो यानी लोहे की मशीनरी का काफी यहाँ डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री भी काफी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर मिलते हैं।
इसी कारण है कि यहाँ पर जो डालीवे नगर है, झीकापानी, सिंदरी, ये सारे के सारे यहाँ पर सीमेंट कारखाने के रूप में यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुए हैं। इसके अलावा जो छोटे-छोटे जो उद्योग है, जो कुटीर उद्योग कहलाते हैं, तो कपड़ा बनाना, शराब बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बीड़ी बनाना, ये भी कारखाने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। लास्ट है यहाँ पर यातायात के साधन, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर रेल और सड़क यातायात कम प्रमुख रूप से यूज़ किया जाता है। रेल मार्गों का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। पूर्व और दक्षिण-पूर्वी जो रेल मार्ग है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पूरा का पूरा जो रेल मार्ग है, वो डबल लेन के रूप में देखा जाता है और सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यहाँ पर रेल मार्ग है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत भारी उद्योगों का यानी हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। डाल्टनगंज, बोकारो, रांची, जमशेदपुर यहाँ के प्रमुख बड़े-बड़े से रेलवे स्टेशन है और सड़क मार्गों का जो प्रयोग होता है वो एक बड़े-बड़े जो नगर हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क व पटना रांची जो सड़क है वो यहाँ की प्रमुख है। इसके अलावा जो टोटल राजमार्ग या नेशनल जो हाईवे है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रांची के अंतर्गत आपके एरोप्लेन एयरपोर्ट है और जो झारखंड की राजधानी के रूप में भी काफ़ी डेवलप है और एक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी काफ़ी डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपके झारखंड का जो पठारी प्रदेश है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, ये पूरा कंप्लीट होता है।